जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल टॉक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ओशो के कुछ महत्वपूर्ण कोट पर विचार करेंगे और हमारे जीवन में ओशो के द्वारा दिए गए कुछ विचार जो किस प्रकार हमारे जीवन में कुछ अलग प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ मोटिवेशन युक्त मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ताकि हम अपनी जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या के दौरान ये ऑब्वियसली बात है कि हम अपने कार्य के अनुरूप कभी ना कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अक्सर आप अपने जीवन में फील करते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से 24 आवर्स मोटिवेट नहीं रह सकता। आप चाहे वह 1 आवर हो, 2 आवर हो, या मोस्ट ऑफ दिस केस में इससे ज़्यादा हो सकते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो लोग हमेशा डिमोटिवेट होते हैं वही चीज़ें आपके लिए एक डिप्रेशन का जोन क्रिएट करता है, जो आपके लिए काफ़ी हानिकारक माना जा सकता है। आज के इस सेशन में ओशो के मैं 6 कोट पर कुछ अपने तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और यह बताने का भी प्रयास करूंगा कि आप इन 6 कोट के माध्यम से आप अपने जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं। आप लोग ओशो के नाम से तो वाकिफ होंगे, यानी दैट मीन्स रजनीश ओशो। ओशो, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। इनकी जो डेथ है वह एक काफी कंट्रोवर्सी और एक मिस्ट्री रहा। कभी इनके जो जीवनचर्या है उस पर हम लोग करेंगे पड़ताल। आज के सेशन में हम इस सिर्फ कोट की बात करेंगे। लगभग एक इस प्रकार के दार्शनिक जो लगभग 21 देशों ने उनको अपने देश में आने के लिए बैन कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी एक प्रकार की जो थॉट थे वह लोगों के अंदर किस प्रकार के एक जुनून डेवलप करते थे, एक अलग प्रकार की भावना क्रिएट करते थे, कुछ अलग विचार आपको कुछ खास मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करते थे। इस प्रकार के इनके थॉट हुआ करते थे। चलिए, तो इनके जो कुछ महत्वपूर्ण थॉट हैं उन थॉट में से इस 6 थॉट को मैंने लिखा है और आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। देखिए, इनका पहला कोट के माध्यम से क्या बताने का प्रयास करते हैं। लाइट द लैंप ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डोंट बिकम ए स्लेव टू एनीवन बाय एक्सेप्टिंग हिज थॉट। इस कोट के माध्यम से ओशो क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इस चीज को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस चीज को आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, हर इंसान की एक पार्टिकुलरली अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के द्वारा कोई अगर थॉट दिए जाते हैं उस थॉट में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें और उसी की विचारधारा के अनुरूप अपने जीवन को चलाने लगे। ये चीजें आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आज के आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार के हमारे लाइफ में अजीब अजीब प्रकार के बदलाव देखे जा रहे हैं, हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के चेंजेज हो रहे हैं। इस चेंज के दौरान आप देखेंगे कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी खास लोगों के साथ उलझना प्रारंभ कर देते हैं। खास करके अब आज का जो रील का जमाना है, किसी के द्वारा कुछ इस प्रकार की चीजें बोल दी जाती है, कुछ अलग प्रकार की बातें बोल दी जाती है और आपको लगता है कि उसके द्वारा बोला गया स्टेटमेंट मेरे एटीट्यूड के साथ मैच होता है और आप उसी भावनाओं में बहने लगते हैं और उस विचारधाराओं पर चलने लगते हैं, जिससे आपके रिश्तों में खटास होती है। आपके इंटरपर्सनल स्किल जो होते हैं उस पर इसका इंपैक्ट पड़ना प्रारंभ हो जाता है। खास करके आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी किसी रील में लोग ये बोल देते हैं कि शेर अकेले चलता है जबकि भेड़ झुंड में चलते हैं। इसी में से हमारे और आपके जैसे लोग अपने आप को शेर से कंपेयर कर रहे होते हैं और अपने आप को एक एटीट्यूड और एरोगेंट में बदलने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका एक सरल जवाब यह है कि अगर शेर अकेले चलता है इसीलिए वह पिंजड़े में रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और भेड़ झुंड में चलते हैं इसलिए आप भेड़ को नहीं देखते होंगे कि वह किसी पिंजड़े में रहता है या किसी सर्कस का एक पार्ट बना रहता है और एक चाबुक के इशारों पर भेड़ डांस नहीं करता। तो आपकी अपनी एक विचारधारा होना चाहिए। किसी दूसरे की विचारधारा को एडॉप्ट कर लेना और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, जस्ट लाइक ए स्लेव,
ये आपके लिए व्यवस्थित नहीं माना जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहली कोट आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान देने का जरूर प्रयास करेगी। दूसरी बात करते हैं, बी रियलिस्टिक, प्लान फॉर ए मिरेकल। आप जिस प्रकार से आप अपना जीवन जीते हैं बिल्कुल नेचुरली जीजिए, जीने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल ही अपना एक नेचुरल लाइफ से अलग हट करके कुछ एडॉप्टेड लाइफ जीने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आपके अंदर जिस प्रकार की क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी के अनुरूप चलें। ये नहीं कि किसी एक्स नाम के पर्सन से कंपेयर करें और उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालना शुरू कर दें। यानी दैट मीन्स जो रियल है उससे दूर ना हटे। ध्यान रखें कि किसी प्रकार के आपके जीवन में कोई भी अचानक से चमत्कार नहीं हो सकते। इसलिए आपकी जीवन जो सरल है, जिस प्रकार की है, उस चीज को अपने ऊपर लागू कीजिए और उसी के अनुरूप जीने का प्रयास कीजिए। कतई प्रयास न करें कि आपका लाइफ किसी के द्वारा कॉपी पेस्ट हो या किसी को दिखाने के लिए आप अपने जीवन में एक प्रकार से बदलाव करना शुरू कर दें। क्यों? जब आप किसी दूसरे इंसान को दिखाने के लिए आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें तो ध्यान रखिएगा वो चीजें होती है किसी दूसरे इंसान को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन आपकी जो हैप्पीनेस होती है वो चीजें आपसे दूर चली जाती है। क्योंकि आप खुल करके जीवन जी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको हर स्टेप दूसरे का कॉपी करना है, क्योंकि आप अपने रियल लाइफ से हट करके दूसरे की लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरी पॉइंट भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, because there has a never becomes a person like you and there never will be again। इस स्टेटमेंट के माध्यम से, इस कोट के माध्यम से ओशो क्या बताने का प्रयास करते हैं कि हमेशा आप खुद से प्यार करें। ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने जीवन से नफरत करने लगे, आप हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करने लगे, आपको हमेशा ये लगने लगे हम इस दुनिया में बेकार ही आए हैं, हमारा यहां पर होना डेफिनेटली अच्छा नहीं है और हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो शायद अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अच्छे कर रहे हैं लेकिन इकलौता मैं ही हूं जो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान रखिए, इस प्रकार के आपके माइंडसेट कभी होने ही नहीं चाहिए। आप जैसे भी हैं वैसे आप अपने लिए बेस्ट हैं। खुद से प्यार कीजिए। ध्यान रखिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट आप खुद हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष इस कोट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करने का प्रयास करता हूं। एक इंपेरर था और इंपेरर के 4 वाइफ थी और जब इंपेरर का जब एंड टाइम आया, जब वह मर रहा था, तो वह मरते समय, ध्यान रखिएगा, वह अपनी चारों पत्नियों से एक एक करके बात करना शुरू किया। सबसे पहले वह 4th नंबर जो है उससे बात किया और बोला कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रारंभ करोगी? उस 4th नंबर जो वाइफ थी राजा का, जो राजा जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, राजा को उस 4th नंबर वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया। राजा उसके बाद अपनी वाइफ नंबर 3 पर जाता है और यह सेम सवाल उस 3 नंबर वाइफ से करता है कि मेरी जीवन के अंत समय आ गया है और मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रारंभ करोगी? 3 नंबर वाइफ ने भी यह जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद राजा दूसरी वाली वाइफ के पास जाता है और यही सवाल फिर से रिपीट करता है कि मेरे जीवन अब खत्म होने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिस प्रकार 4th 3rd वाइफ का जवाब था, वही जवाब 2nd नंबर वाइफ का था। राजा लास्ट में अपने पहली पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि देखो प्रिय, मेरा अंत समय आ चुका है और मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रारंभ करोगी? आप सुनकर के दंग हो जाएंगे। उस महिला यानी उसकी पहली पत्नी ने यह जवाब दिया कि हाँ, अवश्य मैं आपके साथ चलना प्रारंभ करूंगा। जबकि आप इस टोटल समरी से ये समझेंगे कि अगर राजा को अपने पहले प्रेम पत्नी से अगर प्रेम नहीं था तभी उसने दूसरी शादी की, अगर दूसरी से उसको प्रेम उतना नहीं मिला तो उसने तीसरी की, और तीसरी से उतनी प्रेम नहीं मिला तो उसने चौथी की। इस हिसाब से अगर आप एक फॉर्मेट तैयार करें तो आपको ये ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा प्रिय उस राजा को 4थी नंबर वाइफ ज़्यादा प्रिय थी और सबसे कम प्रिय वाइफ नंबर 1 थी। लेकिन अंत समय में वही वाइफ जाने के लिए उनके साथ तैयार थी। अब ये कोई कहानी नहीं है, अब इसको मैं ऐसे जोड़ता हूं
जो उसकी 4th नंबर वाइफ थी वह आपके शरीर का एक फिजिकल पार्ट था। जो 3rd नंबर वाइफ थी आपके पेरेंट्स और नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन थे। जो 2nd नंबर वाइफ थी आपकी महत्वाकांक्षा, आपका किसी के प्रति विशेष लगाव वो था। और 1st नंबर जो वाइफ थी वो थी आपकी आत्मा। तो ध्यान रखिए, कभी भी अपने से प्रेम कीजिए। दूसरों का आपके प्रति स्नेह प्रेम कहीं ना कहीं किसी न किसी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, ध्यान रखिए, उसमें कुछ ना कुछ लालच जरूर होता है जो आपको विशेष परिस्थिति में आपके साथ वो चीज़ें खड़ी नहीं रहती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और चीज़ें ध्यान रखिए। इस चीज़ के माध्यम से मैं आपको और भी कुछ बातें बताता हूँ। आप कभी कभी ऐसा फील किए हैं जीवन में कि जब आप कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कुछ नए लोग मिलते हैं और नए लोग मिलने के बाद आपसे हालचाल के बाद ये जरूर पूछते हैं कि वैसे आप क्या करते हैं। जेन्युइनली आप इस पर विचार कीजिएगा कि आखिर लोग आपसे क्यों ये सवाल करते हैं। ये सवाल इसलिए करते हैं कि वह आपका वेट फील करना चाहते हैं। अगर आप में पोटेंशियल है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके साथ वो अटैच होने का प्रारंभ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब वही इंसान आपके अंदर देखता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वह आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देता है। ये है रियलिस्टिक, ये है दुनिया। इन्हीं सारी चीज़ों को समझना कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन है। जब दुनिया से जब आप रूबरू हो जाएंगे, चीज़ें जब आपको समझ में आने लगेगी तो किसी चीज़ को लेकर के आपको मन में किसी प्रकार का द्वंद्व क्रिएट नहीं होंगे। आपके द्वारा किसी भी चीज़ को अगर कोई इंसान बोलता भी है तो आप उसको लाइटली लेंगे, वेट के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इस प्रकार के इंसिडेंट होना स्वाभाविक है। तो जितना आप चीजों को रियलिस्टिक बनाने का प्रयास करेंगे, उसकी गहराई को समझने का प्रयास करेंगे, उस तह तक जाने का प्रयास करेंगे, आप उतना ही क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे अपने जीवन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। Don't say this is good and that is bad. Drop all the discrimination. Accept everything as it is. कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज ना ही अच्छी और ना ही बुरी कुछ नहीं हो सकती। जबकि आपके द्वारा किया गया कार्य कभी समय ये लगता है कि हाँ, ये चीजें गलत है, लेकिन आने वाले समय में कभी आपको वही काम अच्छा लगता है कि हाँ, ये काम मैंने किया तो अच्छा किया, इसके ये बेनिफिट मिल रहे हैं। कभी वही दौर, एक ऐसा दौर आता है जब आपको लगता है कि मेरे द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो अच्छे नहीं हैं, वह बुरे हैं। तो याद रखिए, दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं है जो वह गलत है और वह ना ही वह 100% सत्य है, वह अच्छी है। तो आप अपने जीवन में जिस प्रकार का माइंडसेट क्रिएट करते हैं और अपने माइंडसेट के अनुरूप कोई कार्य करने को प्रारंभ करते हैं, यकीन मानिए वह आपके लिए बेनिफिट ही होता है, आपके लिए अच्छा ही होता है। तो उसको हमेशा आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी इस चीज को लेकर के डीमोटिवेट ना हो जाएं, अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करने पर मजबूर न करें कि आपके द्वारा वह किया गया कार्य गलत था। ध्यान रखिए, कभी आप जस्ट अपने जीवन के कुछ पिछले 10 सालों का एक समरी उठाइए और उसमें आपके द्वारा कोई कार्य को उदाहरण के रूप में लीजिए और जस्ट अनुभव कीजिए कि क्या वह काम जो था इनिशियल स्टेज में कैसा था, मिड टाइम में कैसा था और आज कैसा है। तो आप अलग अलग समय में देखेंगे कि कभी आपके द्वारा लिया गया डिसीजन, कभी आपको अच्छा फील हो रहा था, कभी बुरा फील हो रहा था। ये डिपेंड कर रहा था कि आपके हालात कैसे हैं। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कभी भी ना ही 100% वह सही होता है और ना ही 100% वो चीजें गलत होती है। फ्रीडम इज द अल्टीमेट वैल्यू इन द ह्यूमन सोल। ध्यान रखिए, अपने जीवन में आजादी लाने का प्रयास कीजिए। किसी की दबाव युक्त जिंदगी मत जीजिए। आपकी अंतर आत्मा है, उसको दबा के मत रखिए, उसको आजादी दीजिए। जो चीजें कह रही है उसको चीज को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। उसके द्वारा जो माध्यम क्रिएट किए जा रहे हैं उस माध्यम के अनुरूप चलने का प्रयास कीजिए। उसके द्वारा जो विचार दिए जाते हैं उस विचार पर मंथन कीजिए कि हाँ, ये चीजें कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है, और उस उचित अनुचित के अकॉर्डिंग अपने पाथ को आगे बढ़िए। यकीन मानिए आपके जीवन काफी सरल होंगे। अब लास्ट पर आते हैं। लास्ट, द माइंड इज ए ब्यूटीफुल सर्वेंट एज ए डेंजरस मास्टर। ग्रेट लाइन है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में आपके दिमाग
जैसा सेवक कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान रखिए कि माइंड के द्वारा जिस प्रकार के इनपुट आपको दिए जाते हैं, अगर आप उसको क्रिटिकली अगर लेकर के अपने जीवन का में उस माइंड के द्वारा जो आपको बातें बताई जाती है, ये चीजें एक कमांड देने का प्रयास करती है माइंड। अगर उसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर उसको सोचते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। लेकिन अगर आप उस माइंड के द्वारा दिए गए कमांड को अगर क्रिटिकली नहीं लेते हैं, तो आपके लिए एक डेंजर, एक बहुत ही एक डिलेमा क्रिएट कर सकता है, एक आपदा क्रिएट कर सकता है। यानी किस इस प्रकार से इस बात को समझते हैं कि जैसे अगर आप एक बहुत ही बहुमुखा प्रतिभा के इंसान हैं, अगर कोई इंसान आपको आकर के जस्ट कुछ कुछ बातों के आधार पर आपको अंडर एस्टिमेट कर देता है और उस अंडर एस्टिमेट के माध्यम से आप अपने आप को नेगेटिव फील करने लगते हैं, तो ध्यान रखिए क्या आपके लिए उचित। आप अपने आप को उस समय डिमोटिवेट फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि जब आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आपको लगता है कि आप में क्रिटिसिज्म करने की क्षमता है, आप चीज को रियलिस्टिक को समझ सकते हैं, तो आप कुछ चंद बातों के आधार पर आप अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों ला रहे हैं। मैं तो अक्सर ये चीजें देखता हूं कि इंटेलेक्चुअल लोग होते हुए भी छोटे छोटे लोगों के बातों में इतना ज्यादा आ जाते हैं कि खुद नेगेटिव हो जाते हैं। अब आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपको मोटिवेट एक रिक्शा वाला कर रहा है, आपको मोटिवेट एक छोटे स्तर के लोग कर रहे हैं। मेरे छोटे स्तर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को गलत माध्यम से आप लें। छोटे स्तर कहने का मतलब है कि इलिटरेट पर्सन। अगर आप एक लिटरेट हैं, दैट मीन्स तो आपको इलिटरेट कोई ऐसा शब्द बोले और उससे आप मोटिवेट हो रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि आपको कौन से पॉइंट के लिए मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं और आपको कहां आपको मोटिवेशन लेना है और किस पॉइंट से आपको मोटिवेशन कब और कैसे लेना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप इस चीज का अगर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक सरदर्द क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी नहीं है, छोटी ही है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस मोटिवेशन टॉक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बेहतरीन लेक्चर मेरे द्वारा लिए जाएं और उस लेक्चर से आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हो। तब तक दीजिए इजाजत, एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।